रहेगी, जिसकी किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनके कार्यों पे भी अड़चन ना आए और हमारा कार्य भी बहुत प्रगति के साथ में बढ़ सके। ऐसा भाव है उसमें मेरा। हमारे साथी गया प्रसाद केवल जी, जो शहडोल से हैं, वे उस समय पे हमारे इस जबलपुर के कार्यक्रम पे आने के लिए बहुत ही आतुर थे, लेकिन अचानक उनका ट्रांसफ़र आदेश आने की वजह से वो हमारे बीच में, हम सभी के बीच में अपना व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति नहीं दे सके। मैं उनसे काफ़ी हमारी लंबी चर्चा हुई है और तो मैं उन्हें बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त किया और आज की बैठक में वो जुड़ कर के अपनी बात कही, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और उनका मैं आग्रह करता हूँ कि वे संगठन से आएँ और जुड़ें। ऐसी मेरी इस संगठन के माध्यम से उनसे अपील है, आग्रह है। हमारे आदरणीय आर.आर. नाविक जी, जो प्रचार-प्रसार को लेकर के कई पत्रिकाओं के बारे में जानकारी दी और उनका अनुभव जो उन्हें प्राप्त हुआ या जो हमारा समाज ने अनुभव प्राप्त किया, उस पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार ही नहीं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने विचार दिए हैं कि हम ऐसी-ऐसी पत्रिकाएँ हमारे बीच में आईं और चली और उनका एक अच्छा सराहनीय कदम रहा। आगे वह रन नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन पत्रिकाओं का एक अपनी अहम भूमिका होती है और समाज के लिए उपयोगी होती है। तो ये सब बातें हमारे बीच में आई। हमारे आदरणीय प्रकाश माझी जी, जो हमारे मध्य प्रदेश का प्रभार सँभाले हुए हैं, उन्होंने बात कही कि हमारे जो समाज में विभूतियाँ हैं, वो बड़े-बड़े कार्य को करके निकल गई हैं, लेकिन उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और यही कारण है कि हमारी जो पीढ़ी है, वह से यह नहीं मालूम हो पाती है कि उन महापुरुषों ने, उन महान विभूतियों ने हमारे लिए क्या कार्य किए। यदि हमारी कोई एक से साहित्य के रूप में होता, तो आज हमारे वो लोग पढ़ सकते उनको, जो कि एक संचार साधनों का अभाव होने के बावजूद भी कैसे समाज को संगठित किए होंगे, जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, इतने अधिक संचार साधन होने के बावजूद भी। तो यही चीज़ें हैं साथियों कि जो हमारी इस जो हम प्रेस की बात कर रहे हैं, उसके लिए बल देती हैं कि अगर हमारे पास में स्वयं का प्रेस होगा, तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी इतिहास बनेंगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित होगी। तो ये हमारा ऐसा मानना है। आज हमारे बीच में राजेंद्र चौधरी जी, जो हमारे अच्छे साथी हैंगे, वो अपनी बात नहीं कह पाए क्योंकि नेटवर्क का उन्होंने प्रॉब्लम बताया। हमारे राम सूरत बिंद भाई, जो अभी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आज के विषय पे अपनी बात नहीं कही, इसका मुझे खेद है और चाहते हैं कि वे अपनी विचार ज़रूर देने की कोशिश किया करें, क्योंकि समाज के लिए हर एक व्यक्ति के विचार अमूल्य हैं। हमारे सुनील कहार भाई जी, जो आज के हमारे मंच का बहुत ही शानदार तरीके से संचालन किया और सभी को आमंत्रित किया और सभी के बातों को वाच करते हुए उनका अपने ओर से समाधान भी दिए और साथ-साथ उन्होंने जो हमारी मूल समस्या आ रही है शब्दों को लेकर के, उस पर भी अपनी थोड़ा-सा बात रखी और साथ ही साथ उन्होंने अपनी कुछ नगर अपनी जो क्षेत्रीय समितियाँ हैं, उनके उदाहरण भी पेश किए। निश्चित ही वह सराहनीय बातें हैं, जो सभी ने सुनी हैं। तो मैं आगे यही कहूँगा साथियों कि आज की जो बैठक है, उससे यह जो निष्कर्ष सामने निकल के आ रहे हैं, उसमें यही है कि हम समाज का सम्बल बढ़ाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए क्या करें? हम जो मार्गदर्शक मंडल है, हम उसका उपयोग कैसे करें? और वह मार्गदर्शक मंडल 2 तरह के होने चाहिए। एक मार्गदर्शक मंडल जो प्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, उनका नाम सामने आए, क्योंकि जब तक नाम सामने नहीं आएँगे, तो हमारे दूसरे लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी और वह कैसे समझेंगे कि संगठन कितना मजबूत है और कैसे लोग इस संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि
पहले तो जो व्यक्ति है वह यही देखता है कि जिस भी संगठन के साथ में वह आए हुए हैं, उन संगठन में कैसे लोग हैं, किस स्तर के उनका अपना दायित्व है, उसी के को देखते हुए प्रभावित होते हैं और उसकी शक्ति को आंकते हैंगे। तो मेरा यही मानना है कि मार्गदर्शक मंडल हमारे 2 तरीके के बनाने चाहिए। एक पारदर्शी हो जो कि जिसमें सबके नाम आ सके, और दूसरा मार्गदर्शक मंडल गोपनीय हो कि उनसे और थोड़ा-सा विचार-विमर्श करके कि वह गोपनीय मार्गदर्शक मंडल कैसा होगा, तो उस पे और हम विचार करके और उसका गठन करें। साथ ही बात आई संदेश प्रचार-प्रसार को लेकर के, तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि साथियों केवल हमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे संदेश भर भेजने से कार्य नहीं चलेगा। हम सभी साथियों का एक कर्तव्य भी निर्धारित हो कि हम व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से संपर्क करें और बैठक के लिए तो आमंत्रित करें, लेकिन बैठक के बाद भी जो हमारी बैठकों में बात होती है, वह बात भी उनसे शेयर करें जो साथी हमारे साथ में नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे कि उन तक वह बात पहुँचे। हम इस बात का कतई ख्याल ना करें कि हमारे यदि कोई साथी नहीं जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है साथियों। हमारे सभी साथी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी प्रत्यक्ष रूप से भले सामने न आए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, ताकत हैं। तो हम उन पे अपनी शक्ति को कमज़ोर ना समझें और उन पे लगातार हम संपर्क बनाए रखें, उनसे भी मार्गदर्शन हम लेते रहें और यथास्थिति से भी उससे आप अवगत होंगे कि आखिर वो क्यों नहीं आया या उसके क्या मूल कारण है। क्योंकि कई कारण ऐसे भी हैं, हमारे कई साथियों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल ना होने से वो इसमें नहीं जुड़ पाते हैं या अन्य कई कार्यों में की वजह से वह नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन उनका साथ बाकायदा हमारे साथ है। तो यही हमारे बीच में बातें आ रही हैं, तो उन पे हम गौर करें और अपना संबल को बनाए रखें और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में कार्य को करें। प्रेस ऑफसेट को लेकर के आदरणीय हमारे नागर जी साहब ने बात रख ही दी है कि वह क्यों ज़रूरी है और उसका बजट भी उन्होंने एक अनुमानित बताया है। तो इस पर हम गौर करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि जिनसे हम मोटा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा हम सर्वजनों से भी हम आह्वान करेंगे कि हम यह करने जा रहे हैं, तो उसमें उनका सहयोग मिले। इसमें मेरा यही कहना है जैसे कि आदरणीय भूपेंद्र नागर जी ने बात कही थी कि हम निषाद पर्सनल लॉ को लेकर के बात ना करें, हम बात करें निषाद समाज ट्रस्ट को लेकर के। निषाद समाज ट्रस्ट के तहत हम किसी भी कार्य को करें और उसी के तहत हम जो आर्थिक सहयोग है उसका बात रखें और उसी अनुसार हम सभी साथियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि निषाद पर्सनल लॉ जो है उसमें कई साथी ऐसे भी हैं कि वो केवल सहयोग की दृष्टि से वो उसमें आए हुए हैं। उन्होंने अपना सहयोग तो दे दिया है, लेकिन समिति के रूप में वो अपनी अक्षमता ज़ाहिर भी करते हैं, जैसा कि आदरणीय हमारे साथी नाविक जी के द्वारा हम सभी के बीच में बात आ भी चुकी है। ऐसे और भी कई साथी हैंगे, जो केवल अपने कार्यों को साथ देना चाहते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका अदा नहीं करने चाहते हैं। तो हमें उन सब का भी सम्मान करना है और उसी अनुसार चिन्हित करके लोगों को कार्य का प्रभार देते हुए और हमें आगे की भूमिका को निर्वहन करना है। हम थोड़ा आदरणीय नागर जी से एक आग्रह करेंगे कि एक साथी हमारे पे पिछली 1 सप्ताह के पहले और भी जो पहले वाली बैठक हुई थी, एक वेद व्यास परिषद से एक साथी आए हुए थे, शायद उनका नंबर उनके पास नोट होगा। उन्होंने कुछ बात कही थी और उन्होंने प्रेस के लिए भी कहा था उसमें सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार चाहें तो उनसे भी थोड़ा-सा बातचीत कर लें और आगे पीछे की जो उसकी हमारी समस्याएँ हैं और समाधान है उस पे डिस्कशन करने की कोशिश करें और आगे की जो कार्य है उस पे फिर आगे फ़ोकस करें। ऐसा मेरा प्रेस को लेकर के भी है और कई भी हमारे जो संबंधित जो नाविक जी ने रखा भी था कि हमारे कई ऐसे प्रेस चल रहे हैं,
तो यदि हम इन्हीं से अपना कोलैबोरेशन करने की कोशिश करें, जो ऑलरेडी प्रेस चल रहे हैं, हम उनके साथ में किस तरीके से मिल करके और कार्य कर सकते हैं, तो उस पे भी एक बार चर्चा करने की कोशिश करें कि यदि ऐसा हो सकता हैगा तो वह भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एकदम से हमें प्रेस संचालन करने की स्थिति नहीं बन पाएगी, तो कुछ अभी फ़िलहाल के लिए हमें शुरुआती तौर पे हम उस ओर करें और साथ ही इसका आह्वान हम ज़रूर करें कि हम अपना प्रेस स्थापित करने जा रहे हैंगे। तो यह साथ-साथ चलना चाहिए और तो इन्हीं सब जो हम पा रहे हैं कि हमारे साथियों का समाज के प्रति अच्छा रुझान है। इन सभी से यह लगता है कि यदि वो किसी प्रकार की समस्याओं को सामने रख रहे हैं, मतलब वह उनको पीड़ा है समाज के लिए और समाज के लिए कार्य करना चाहता है। मैं यही आप लोगों की बातों से यही आँक पा रहा हूँगा और इन्हीं आँकते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे साथी थोड़ा सक्रिय होने का कोशिश करें और अपने-अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़ा विचार ज़रूर दें कि वह कौन से कार्य क्षेत्र में रुचि रख कर के कार्य करना चाहता है। अन्यथा कमेटी जो फिर विचार करेगी, कौन व्यक्ति को किस तरीके से कार्य को दिया जाए, वह उसे फिर कार्य करना होगा। तो मेरा तो सबसे प्रथम यही सभी से आग्रह है कि आप अपने-अपने कार्य क्षेत्र अपनी रुचि अनुसार थोड़ा-सा बताने की कोशिश करें कि आप किस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं। चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, रोज़गार का क्षेत्र है। ऐसे हम जितने भी हमारे आयाम हैं, हम किन क्षेत्रों पे हम फ़ोकस करते हैं क्योंकि साथ सभी उसमें देंगे, आपको उस क्षेत्र की लीड करना है, उसके आप एक प्रमुख होंगे। तो इस भाव के साथ जब हम अपना कार्य को करेंगे, तो हमारे जो-जो हमारे स्वयं के सपने हैं या सामाजिक सपने हैंगे, वह भी पूरे होंगे और हमें कार्य करने में दिक्कत भी नहीं जाएगी कि हम जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारी रुचि के अनुसार नहीं है। यदि हम अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र पकड़ते हैं, तो उसमें आपका विकास भी होगा और समाज का भी उस क्षेत्र में उत्थान होगा। तो मेरा सभी साथियों से यही आग्रह है, चाहे वो निषाद प्रसन्नला समिति के सदस्य हों या निषाद समाज ट्रस्ट के हैं, यह सब हम सब एक हैं। इसमें हम पहली बात तो हम इसमें विविधता ना देखें कि निषाद प्रसन्नला समिति अलग है और निषाद समाज ट्रस्ट अलग है। निषाद समाज ट्रस्ट का ही एक आयाम निषाद पर्सनल लॉ है, जिसका उद्देश्य विधि की ओर इंगित करता हैगा कि वो हमारी जो शासन प्रशासन के साथ में हम कैसे संघर्ष कर सकते हैंगे। वह एक प्रकार से विंग का रूप ही हम मान सकते हैं कि वह एक निषाद समिति इकाई है कि जो विधि के क्षेत्र में कार्य करेगी। ऐसा सोच करके हम यहाँ बिल्कुल भी दिग्भ्रमित ना हो कि निषाद समाज और निषाद पर्सनल लॉ में कोई अंतर है। वह निषाद समाज ट्रस्ट की ही एक इकाई के रूप में मान के चलें और उसमें विधि से संबंधित कार्य को ही हम इंडिकेशन करके लेंगे, तो हम निश्चित ही अपने सही तरीके से हम लोगों को समझा पाएँगे और अपने कार्य को गति दे पाएँगे। तो साथियों, मेरा आज का जो आप लोगों के विचारों से जो लगा और उसे मैंने व्यक्त किया और इसमें किसी प्रकार का अगर किसी को बात आ रही है, तो वह अभी भी बात रख सकता है। उसके बाद में हम सुनील जी से चाहेंगे कि वे फिर चूँकि समय हो चुका है, मीटिंग की समापन करें। यदि किसी की कोई इस बातों पे अपने विचार रखना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर 2-3 मिनट का समय दे कर के वह बात ली जा सकती है। धन्यवाद। भाई साहब, मैं थोड़ा-सा इसमें बोलना चाहूँगी कि जितने सदस्य आज नए जुड़े हैं, जैसे नाविक भैया ने बताया था, तो 5-5 सदस्यों की एक-एक व्यक्ति को जो 13 लोग जुड़े हैं, उनको जब जवाबदारी दे दी जाए, तो अपने-अपने लोगों को ग्रुप को अपन एक बार कॉल कर लेंगे, जिसमें थोड़ा-सा उनको रिमाइंड हो जाएगा। तो थोड़ा-सा मेरा ये सजेशन है कि ये जवाबदारी दे दें और उनके फ़ोन नंबर्स पूरे 30 लोगों के आ जाते तो अगली मीटिंग में हो सकता है कि पूरे 30 जुड़ें, कोशिश कर आदरणीय मैडम जी, आपका बहुत ही अच्छा सराहनीय सुझाव है और जहाँ तक नंबर की बात है, जो ये संदेश चल रहा है आदरणीय अपने नागर जी ने चलाया हुआ है, उसमें सभी के नंबर लगभग हैं और जिनके नहीं होंगे तो वो ज़रूर उपलब्ध साथी अपने पास में नोट कर सकते हैं क्योंकि पूरी समितियों के उन्होंने नाम दिए हैंगे और उनके दायित्व भी दिखाए हैं कि किस व्यक्ति के क्या दायित्व है।
तो उसका एक बार अच्छे से संग्रह कर लें, अपने कॉपी पे ले लें, जिससे कि हर एक साथी को यह जानकारी हो कि कौन साथी का कौन सा दायित्व है, और उन दायित्वों को ध्यान पे रखते हुए वह अपना कार्य को कर सकता है। और रही बात 5-5 लोगों की डिवीजन करने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं ये चाहूँगा कि अभी तो मैं कोई 30 सदस्य बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। हम सभी चाहें कि उनसे बात करें, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो हमारे एक व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर होंगे और अच्छा भी लगेगा। हर एक व्यक्ति को जाँचने परखने का हमें मौका भी मिलेगा। तभी तो हम कोशिश करें कि हम उन 30 साथियों से ही अपनी पूरी चर्चा करें, उनसे वार्तालाप करें और अपना परिचय दें, उनका परिचय लें, और उनके जो बात यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से या इनके बीच में नहीं कर पाते हैंगे, उनका अपना क्या व्यक्तिगत ओपिनियन है, वह भी हमको समझने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कोशिश करें, और बाकी आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इस पे ज़रूर विचार किया जाएगा कि सभी को कुछ नंबर